नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और नतीजों से पहले एग्जिट पोल का डाटा सामने आ गया है। कल से आपको बिहार तक 7 टॉप एजेंसी का डाटा दिखा रहा है और सभी एजेंसी के अगर डाटा की हम बात करें तो तकरीबन 6 से 8 सीट महागठबंधन को दे रहे हैं और 32 से 33 सीट एनडीए को मिल रहा है। साथ ही अदर्स के खाते में जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है, वो 0 से 3 सीट दे रही है। ऐसे में आज हम एग्जिट पोल पर ही चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा और वीआईपी की तरफ से नीलाभ सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार सभी एग्जिट पोल के, सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। लगातार ग्राफिक्स चलता रहेगा, जानकारी आपको मिलती रहेगी, चाहे चाणक्य का हो, ईटीजी ग्रुप का हो, इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया का ही एग्जिट पोल क्यों ना हो। इसके अलावा पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में एनडीए को 371 और इंडिया को 139 सीट मिलेगी, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल के जरिए लगाया जा रहा है। साथ ही अदर्स के खाते में देश भर में 32 सीट जा सकती है और जहां तक बिहार की बात है वहां 0 से 3 सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। चलिए जरा डाटा देखिए, चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो डाटा कमोबश यही है। चाणक्य बता रहा है कि 32 से 40 सीट एनडीए को और 0 से 8 सीट इंडिया को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एबीपी सी वोटर की तो वो भी ठीक ठाक सीट एनडीए को और 3 से 5 सीट जो है इंडिया को दे रहा है। न्यूज 18 31 से 34 एनडीए को, 6 से 9 जो है इंडिया को। हमारे साथ नीलाभ और प्रदीप झा जुड़े हुए हैं। प्रदीप झा जी ने कल काफी जानकारी हमारे साथ, विश्लेषण काफी साझा किया। आज नीलाभ से बातचीत कर लेते हैं। नीलाभ, वीआईपी की तरफ से नीलाभ हमारे साथ जुड़े हैं। पहला रिएक्शन सर आपका एग्जिट पोल पर क्या होगा? एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आ रहे हैं, आप याद करिए 2004 की में जो सट्टा बाजार में क्या था, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार बन रही है लेकिन बनी नहीं। तो ये जो भी अभी आप देख रहे हैं, आप परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने में मात्र 2 दिन बचे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहना चाह रहे हैं। जी जी, आप देखिएगा उस समय जो सरकार बनी थी ना, मनमोहन जी की सरकार बना रहे थे सट्टा बाजार के लोग, लेकिन बनी नहीं। तो सट्टा बाजार और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये सब आप फेल हो जाएंगे। आप 2 दिन रुकिए, 2 दिन में आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार भारत में बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन मजबूती से सरकार को बनाने जा रही है। सारे दावे फेल हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है नीलाभ, लेकिन अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर कभी संतरा कभी मछली खाते घूम रहे थे। इन सब के बीच क्या लग रहा है, जो निषाद वोटर एनडीए का वोटर माना जाता था वो आपके पाले में, आपकी मौजूदगी में महागठबंधन में आया या नहीं? क्या अनुमान आकलन है आपका, बताइए। देखिए जब जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना में ये बात तो खुलकर सामने आ गई ना कि बिहार में 10% आबादी है निषाद मल्लाह समाज की, और निषाद मल्लाह समाज का इकलौता आज के दिन में अगर कोई नेता है तो आदरणीय सन ऑफ मल्लाह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं, और आज वह इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं। तो जैसे ही वीआईपी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी की एंट्री हुई महागठबंधन में, आज के डेट में आप देखिए, आज बोलिए नीलाभ, बात पूरी कीजिए। आज के दिन में आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा महागठबंधन वीआईपी पार्टी के आने से 40 लोकसभा सीट पर मजबूत हुआ है। और सबसे अहम बात कि निषाद मल्लाह समाज और वीआईपी पार्टी के वोटर लगभग हर विधानसभा में 10, 20 हजार, 50 हजार की संख्या में है, जो प्लस हुए हैं महागठबंधन के वोटरों में। तो जिसका परिणाम आप 4 तारीख को देखेंगे कि 40 के 40 सीट बिहार में हर हालत में हम लोग जीतने जा रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कितना मजबूती मिला है गठबंधन को वीआईपी पार्टी के आने से। चलिए नीलाभ, इतनी बातें आपने कही। इससे पहले मुकेश सहनी की बातचीत हम सुन रहे थे जिसमें वो दावा कर रहे थे देश भर में 300 पार इंडिया होगा, लेकिन हमने आज जो अभी एग्जिट पोल का डाटा है वो बता रहा है कि आप लोग 139 तक सिमट जाएंगे और एनडीए को 371 सीट मिलेगी देश भर में। बिहार में तो आपने बोल दिया कि 40 आपके खाते में आएगी, महागठबंधन के खाते में आएगी। अगर देश की बात करें तो क्या लग रहा है? सुकन्या जी, आपसे हमने पहले ही कहा कि 2004 में
एग्जिट पोल हो, या फिर आपने देखा होगा कि जब सट्टा बाजार में एक ही बात गूंज रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी 2004 में, याद करिए। और आज फिर वही देख लीजिए, 2000 हम लोग 24 में हैं, आज भी लोग कुछ कह रहे हैं और वो जनता इस बार मूड बना लिया है। ये जो बेरोजगारी का जो चरम जो स्थिति है, युवाओं के अंदर जो मन में जो आप देखिएगा जो उनके करियर के लिए भय है, जो उनके अंदर कुफ्ती है, ये सारी चीजें वोट में बदल रही हैं। और जो भाजपा जिस तरीके से देश के युवाओं को ठगने का काम किया है, बेरोजगारी के नाम पर उनको बरगलाया है, हमेशा रोजगार के नाम पे। ये हर 10 वर्ष में इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, रोजी रोजगार हम देंगे। 2 करोड़ रोजगार का मतलब होता है 10 वर्षों में 20 करोड़ रोजगार। क्या युवाओं को रोजगार मिला? नहीं मिला। तो युवा इनके जुमलों से तंग आकर इस बार निर्णय ले लिया है और इस बार चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप देख लीजिएगा किस तरह का परिणाम। मात्र 2 दिन शेष बचे हैं ना, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और हम लोग मजबूती से ही सरकार बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है नीलाभ, एक जगह आप अटक रहे हैं, आपको मैं बार बार करेक्ट करना चाह रही। 2004 में जो है उसके बाद हमने देखा था कि 4 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद आप अटल बिहारी और मनमोहन सिंह में कंफ्यूज कर रहे हैं। अब प्रदीप जी क्या कुछ कहेंगे, आप बताइए, अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए। हाँ सुकन्या जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलाभ जी शायद 2014 की बात कर रहे हैं। वो या तो 2014 की बात कर रहे हैं जब ये बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह के बारे में। अदरवाइज ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे होते। ये दोनों में से शायद उनको कोई कंफ्यूजन है, नंबर 1। खैर ये अलग विषय है, लेकिन मेरा कहना सिंपल है कि जैसे जिस प्रकार का कल का एग्जिट पोल है, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में, ये समझ से परे है। क्योंकि अगर जिस प्रकार से महागठबंधन ने जितनी मजबूती से सुकन्या जी बिहार में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के दौरान एनडीए में जिस प्रकार का संयोजन का अभाव दिखा, रणनीति का अभाव दिखा, थोड़ा सा अव्यवस्थित दिखा एनडीए का चुनाव अभियान, और उतना ही सुनियोजित महागठबंधन, पर्टिकुलरली तेजस्वी यादव और आरजेडी और मुकेश सहनी जिस प्रकार से लगातार पूरे बिहार में घूम घूम कर रैली करते रहे, तो उसका जो प्रभाव जमीन पर दिख रहा था वो अभी तक इस अनुमान में, एग्जिट पोल को तो मैं परिणाम नहीं अनुमान मानते हैं हम लोग, ठीक है, इस अनुमान में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसका रिफ्लेक्शन तब दिखता है जब कम से कम, मेरा मानना तो अभी भी है कि 25 और 15 की लड़ाई बिहार में होनी चाहिए। 26, 14, 25, 15 इस प्रकार की लड़ाई होनी चाहिए। 40%, 60% की लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि वोकल जो मतदाता हैं उसमें वो उनकी संख्या कम है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अधिकतर मतदाता जो है चुपचाप आज के समय में मतदान करते हैं, वो सड़क पर आकर चिल्लाते नहीं है, सड़क पर आकर अपनी बातें शायद पत्रकारों के साथ भी शेयर नहीं करते, वो चाहे वो मत देने से पहले या मत देने के बाद भी। लेकिन जो आक्रोश जो एक बिहार के युवाओं में विशेष रूप से रोजगार के मामले में मुझे दिखा, वो चीजें परिणाम में अभी तक अनुमान में एग्जिट पोल के का जो डाटा आ रहा है उसमें वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में एनडीए के वोट बैंक में क्रैक दिखा है इस बार, आप देखिए ना, जितनी बेहतर रणनीति के साथ, जितनी बेहतर योजनाओं के साथ आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, पहली बार ऐसा रहा है महागठबंधन के इतिहास में जब 7 कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया गया, ठीक है। तो एक उसका फायदा क्या हुआ कि आरजेडी का जो आधार जो माना जाता था कि ये केवल माई की पार्टी है, तो माई से आगे बढ़कर कई संसदीय क्षेत्रों में, और उसका प्रभाव केवल उस पर्टिकुलर संसदीय क्षेत्र में नहीं बल्कि आसपास के संसदीय क्षेत्रों में भी पड़ता हुआ हम लोगों ने देखा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो औरंगाबाद में और नवादा में जिस प्रकार से आरजेडी ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को लड़ाया, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव गया पर भी पड़ा है, उसका प्रभाव जो है जहानाबाद में भी पड़ा, उसका प्रभाव, तो इस प्रकार का प्रभाव से तो दिख रहा था, विजिबल है, आज भी विजिबल है। और मुझे पक्का भरोसा है कि जब एक्चुअल परिणाम आएगा तो ये एग्जिट पोल की तुलना में मुझे लगता है कि महागठबंधन के लिए इससे बेहतर रिजल्ट की मैं भी अपेक्षा कर रहा हूं और इससे बेहतर रिजल्ट आना चाहिए। सुकन्या जी, ठीक है, ठीक है। नीलाभ भी हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही देवजानी मित्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे चलकर।
अनिला, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें जो इंडिपेंडेंट खिलाड़ी हैं उस पर आपका क्या कहना है? कुछ इंडिपेंडेंट खिलाड़ी जहां महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे हिना शाह, पप्पू यादव, उसी तरह पवन सिंह जो है काराकाट सीट पर एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो थोड़ा इंडिपेंडेंट खिलाड़ियों के विषय में भी कुछ बताइए। पवन सिंह ही नहीं सुकन्या जी, पवन सिंह ही नहीं बल्कि नीलाभ से पूछ रही थी मैं, प्रदीप जी नीलाभ से पूछ रही थी, नीलाभ से बात कर लेंगे। ठीक है, बोलिए नीलाभ जी। सुकन्या जी, आप देख लीजिए, हमारी इंडिया गठबंधन ने 7 कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया। और कुशवाहा समाज ही नहीं, इंडिया गठबंधन में सभी धर्म, सभी समाज का एकदम विशेष ख्याल रखते हुए सभी को सामाजिक भागीदारी इंडिया गठबंधन में समान रूप से, अच्छे रूप से दी गई है। अब आप इसी से देख लीजिए कि काराकाट में ये कहीं ना कहीं ये जानबूझकर बीजेपी ने ये एक तरीके से गेम कर दिया कुशवाहा समाज के बेटे के साथ, और जिससे वहां कमजोर हो गई है स्थिति। वहां पे ये है, और एक बात जान लीजिए, वहां पे काराकाट में हम लोग वहां पे चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप परिणाम आएगा, आप परिणाम को आप देख लीजिएगा। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग हमें देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि राम सागर जी और देवजानी मित्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बातचीत करते हैं राम सागर जी से। पहले राम सागर जी, जो एग्जिट पोल है वो हम दर्शकों को यहाँ पर टैली दिखा रहे हैं, और मैक्सिमम अगर हम सारांश निकाले एग्जिट पोल का, जो 7 महत्वपूर्ण एजेंसी है जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, उसका सारांश यही है कि 30 से 32 सीट एनडीए को और 5 से 7 सीट इंडिया को मिल सकता है, और 1 से लेकर के 3 जो है निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं। राम सागर जी, क्या लग रहा है? 40 सीट जीतने का दावा आप लोग कर रहे थे। देश भर की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में 361 से आज 401 सीट मिल सकती है एनडीए को, 360-70 लगा लेते हैं। तो जो 400 पार का नारा था और 40 सीट बिहार का नारा था, वो कहीं ना कहीं हिलता दिखाई दे रहा है। क्या कहना है आपका, बताइए। सुकन्या जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को, भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत जो विकास के पत्ती पर नरेंद्र मोदी जी ने लाया था, देश में शांति स्थापित किया था, गरीब गुरबा का कल्याण किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसीलिए मैं बधाई और धन्यवाद दोनों देश की जनता को देना चाहता हूं। जहां तक बात आपने बिहार की है और भारत की है, तो जो हम लोगों का नारा था अब की बार 400 पार, तो आपका चैनल जिसके साथ प्रदीप गुप्ता जी के साथ जो किया है वो भी 401 दिखा रहे हैं, और एक और चैनल 400 पार किया है। तो एनडीए का जो मेरा नारा था, भारत की जनता ने उसे स्वीकार किया है, और भारत की जनता ने जो विश्व में स्थापित किया है भारत का मान, नरेंद्र मोदी जी ने उसको सही दिल से स्वीकार किया है। और लोगों को लगा है कि पहली बार जो 14 से 24 तक की सरकार रही है वो गरीब गुरबा का ख्याल रखा है, दलित, पिछड़े, सामान्य जाति सारे लोगों का, जो भी पिछड़ गए हैं समाज में। क्योंकि मेरा शुरुआती दौर से जनसंघ काल ही था, जनसंघ काल से ही हमारा अंत्योदय का रहा है, अंतिम व्यक्ति का उदय। तो हमारा तो वो सिद्धांत रहा है, और उसी सिद्धांत और नीति पर चल करके मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो मीडिया, जो वामपंथी मीडिया थे, देश के अंदर 2 तरह के अभी हालात पैदा करने का कोशिश कर रहे थे। जो वामपंथी थे और लुटेरे पंथी थे, ये दोनों मिलकर देश के अंदर एक वातावरण तैयार करने का कोशिश कर रहे थे कि देश के अंदर विभाजनकारी शक्तियां को बल मिले, देश के अंदर समरस समाज जो मोदी जी ने पैदा किया था, उस समरस समाज को बांटने का कोशिश किया था। राहुल गांधी ने जो विश्व भ्रमण किया है जाकर करके जनता के सामने, उनके विश्व भ्रमण करने से जनता नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति दिखा रहा था कि किस तरीके से उद्वेलित होकर करके जो राहुल जी चढ़ा करके बोला करते थे, तो ये उनकी मानसिक स्थिति बताती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनका मानसिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, देश की जनता भी इस बात को समझती है। और राहुल जी ने जो विभेद पैदा करने का कोशिश किया,
उस विभाजनकारी शक्तियों को जनता, यहाँ की जनता ने उसको पीछे धकेलने का काम किया। जो जातिवाद में बात कर करके भारत को बांटना चाहते थे, भारत को कमजोर करना चाहते थे, उस जातिवादी शक्तियों के राजनीतिक दुकान पर जनता ने ताला लगाने का काम किया। चाहे ठीक है राम सागर जी सुनिए ना, लालू यादव का जातिवादी हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी का जातिवादी हो, चाहे मायावती का जातिवादी हो, सारे जातिवादी दुकानदारों के दुकान पर ताला लगाने का काम किया है और भारत के विकास और समृद्ध समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। हो गया समझ। आपको आवाज आ रही है राम सागर जी? लग रहा है कि आपको डाटा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लगाया सर एनडीए का डाटा अगर हम देखें, सिर्फ बिहार की अगर हम बात करें तो आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे थे, यहां पर 32-31 सीट आपको मिल रही है, जबकि 2019 की तुलना में टीम आपकी और मजबूत हो गई। उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, और उसके बाद भी आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। 5 से 6 सीट का सर नुकसान हो रहा है। किस बात के लिए आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये समझ से परे है। दूसरी बात राम सागर जी, ये कि जब विपक्ष बिखरा हुआ था, कोई चेहरा नहीं था, फिर भी उसकी 2019 के कंपैरिजन में सीट बढ़ जाती है एग्जिट पोल में, तो कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा। सिर्फ अयोध्या और राम मंदिर का मामला लेकर जो है आप चुनाव मैदान में जाएंगे, 20 वर्सेस 80 करेंगे, तो इसका सीधा फायदा आपको होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार, महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसको अच्छे से तेजस्वी यादव ने बिहार में उठाया। क्या कहेंगे अब इन बातों पर, जवाब दीजिए। 34 से 38 सीट भी दिखाया है, 38 तक जीतने की बात किया है। और ये तो एग्जिट पोल है, जब एग्जिट पोल आएगा तो देख लीजिएगा कि कहां तक संख्या हमारी जाती है। और वो संख्या लेकिन जिस अंदाज में ये राम सागर जी, जिस अंदाज में आप खुश हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि डाटा देखकर आपको राहत मिली है। इतनी भी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लग रहा है कि चलो कम से कम 30-32 आ गए, ऐसे आप खुश हो रहे हैं। चिंता कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैं 38 तक की बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल में बीजेपी का सुपरा साफ है बिहार से। जब एग्जिट पोल आएगा तो अभी तो जो विरोधी इसी पर सवाल उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर, वो अब ईवीएम पर सवाल उठा करके छाती पीटेंगे। लालू यादव छाती पीटेंगे, जो कहते थे कि हमारी सरकार बन रही है। राहुल गांधी कहते थे कि हमारी सरकार बन रही है। अब वो छाती पीटने का काम करेंगे ये लोग मिलकर करके। रुदाली क्रंदन शुरू हो गया है। अब रुदालियों का जो टीम है, रुदाली टीम अब सामने आएगी। अरे आपसे बड़ी रुदाली टीम कौन है बीजेपी से बड़ी? राम सागर जी, अब नीलाभ को बोलने दीजिए। नीलाभ काउंटर कीजिए, फिर मैं देवजानी के पास। देखिए ये कहते हैं बीजेपी की ये रुदाली टीम इनसे बड़ी कौन होगी? महंगाई की स्थिति भारत देश में क्या है ये आपसे छुपी हुई है। 400 का गैस जो है जब कांग्रेस की सरकार थी मिलती थी, आप आज 1200 में बेच रहे हैं। जिस दिन 400 था आप लोग रुदाली की तरह ऐसे ऐसे कलेजा पीटने वाले आप ही की स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जी हैं। आपसे बड़ा रुदाली कोई नहीं है सबसे। और आप कहते हैं जातिवाद की बात करते हैं, और आप परिवारवाद की बात करते हैं, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जातिवाद जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं मंच से कहता हो कि मैं फलाना जाते हूं, मैं फलाना हूं, मैं ओबीसी हूं, आप जातिवाद की बात किस मुंह से करते हैं? आप भ्रष्टाचार की बात, आप सुनिए, आप भ्रष्टाचार की बात कैसे करते हैं? भ्रष्टाचार की बात, पेमा खांडू 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, वो आपके पार्टी में गया, साफ हो गया। जनार्दन रेड्डी पे 35,000 करोड़ का घोटाला है, वह आपके पार्टी में जो है एकदम उनको उन्होंने धोके साफ कर दिया। अजीत पवार जी पे सिंचाई घोटाला है, जवाब देंगे क्या? वो अब उनका सारा सब कुछ साफ हो गया। हसन मुनीब पे 1500 करोड़ का घोटाला है, बीजेपी में गए, साफ हो गए। देखिए जनता आपके जुमलों से ऊब चुकी है, और उसी का परिणाम है कि आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुजफ्फरपुर में सभा करने आते हैं चुनावी, तो भीड़ को बुलाना पड़ता है पैसे देकर, जिसका इलेक्शन कमीशन को वीडियो हम लोगों ने भेजा था, और वहां पे 500-500 रुपए बांट के आप लोग भीड़ जुटाने का वहां पे काम कर रहे थे। आपकी स्थिति यह है कि आपको देश के युवा, देश की जनता, बिहार की जनता आप लोग को नकार चुकी है। आपके जुमलों से तंग आकर, जुमलों से देश नहीं चलता है। मेरे बंधु आप ये बात जान लीजिए। रोजगार आपकी जब सरकार थी, जब लालू और राबड़ी की सरकार थी, तो मात्र 98,000 शिक्षकों की बहाली की थी 15 साल में। और हमारी सरकार जब आई थी तो हम लोगों ने उसी 15 साल 17 साल के अंदर
8 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है बिहार सुनिए, में। और बिहार में रोजी रोजगार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 5 लाख नौकरी देने का काम किया गया 17 महीनों की सरकार में। अरे आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पैसा कहाँ से लाओगे? सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे आप ही के सरकार में कहा गया था बिहार में विपक्ष को कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। आप नहीं कहा था। आप पहले इस बात को स्वीकारिए, कि आपने कहा था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, और तेजस्वी यादव जी ने अपने मजबूत इच्छा शक्ति से करके दिखा दिया। आप लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। रामसागर जी बस हो गया इनफ। देवजानी मित्रा आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है रामसागर जी, ठीक है ना, हो गया। लुटेरों की जमात तो आपके बीजेपी में है, जो पूरा का पूरा खुलवा है। कौन जनता का कल्याण का काम कर रहा है? ठीक है रामसागर जी, आपको तो फॉर्मेट पता है सर, लड़ना नहीं आपस में। हमारे साथ देवजानी मित्रा जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। देवजानी मित्रा जी पहले उसके बाद आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं रामसागर जी। क्या कहेंगे? जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान 5 की सीट निकाल लेंगे। कुछ एग्जिट पोल ऐसे दावे कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि 4-5 सीट नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 400 पार तो हो जाएंगे। अब 400 पार हो ना हो, लेकिन चिराग पासवान शायद 5 सीट निकाल लेंगे, ऐसा एग्जिट पोल में आकलन अनुमान किया जा रहा है। आपका क्या कहना है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात बिहार की जो इस वक्त स्थिति है और जिस ढंग के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे एनडीए को दिखाया जा रहा है 32 to 40, तो वो जो गैप आप देख रहे हैं उसमें डेफिनेटली चिराग पासवान जी की सीट इसीलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं जिस ढंग के कंट्रोवर्सी में वो फंसे थे और जिस ढंग से टिकट को हेरफेर करने का बहुत सारे ऐसे आरोप थे जो हम लोग मीडिया के माध्यम में सबके कानों में आया था। मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो एनडीए को भुगतना पड़ेगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये बाद में रियलाइज हुआ था या हुआ है कि एक साथ 5 सीट एक जन को नहीं देके अगर दोनों पार्टी में बांट देते तो शायद वो 2 जीत जाते और हम लोग 3 जीत जाते। लेकिन कहीं ना कहीं टोटल 5 तो खैर एग्जिट पोल में मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऐसा चैनल है जो ये दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा होता तब फिर यहाँ पे 40 के 40 आप लोग एनडीए का दिखाते, लेकिन आप लोग भी चैनल में यहाँ पे दिखा रहे हैं 31 to 34। तो वो जो गैप है 5 से 6 का डेफिनेटली चिराग जी के साथ भी 1-2 और जगह पे है और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग मोदी जी के लहर में इतने ज्यादा हम लोग बिजी थे कि लोकल में जितने भी एमपीज है मुझे लगता है कि उन्होंने अपना कार्यभार ढंग से संभाला नहीं होगा। और आई एम श्योर, मैं बार बार ये बोल रही हूँ आपको कि 5 लोटा पानी समुद्र से ऊपर या हो या नीचे हो उससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400 पार तो होके रहेगा, कितना भी कोई हल्ला ये कर ले। बिहार में डेफिनेटली डैमेज होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज बीजेपी को भी पता है, ये चीज एनडीए के बाकी घटक दलों को भी पता है। और ये नुकसान जो है अति उत्साही होके जब उन्होंने टिकट बांटा था चिराग जी को, उसका नुकसान बीजेपी को और एनडीए को भुगतना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल देवजानी मित्रा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीट शेयरिंग में जो पशुपति पारस की अनदेखी हुई उसी वजह से जो 2019 का परफॉर्मेंस है उसको एनडीए रिपीट नहीं कर पाया, ये कहना चाह रहे थे आप? देखिए, डेफिनेटली हम वही कहना चाह रहे हैं। एंड देखिए, सबसे बड़ी बात, बार बार नारा लगाया गया कि हाजीपुर में स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। कहां से रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे? हम सब जानते स्थिति क्या है। कितना भी देखिए, आंख में पट्टी लगा लेने से सामने का क्या कहते हैं सच्चाई आपका छुप नहीं जाएगा। स्वीकारने में ही भलाई है, समय अभी भी है। लोकसभा चुनाव इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ पीएम, लेकिन जितने भी सांसद मोदी जी के लहर में चाहते हैं कि वो जीत जाएं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उस क्षेत्र में जो सांसद थे आपने उनको जानबूझ के आउट किया। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने वहां पे काम नहीं किया, वो एक केंद्र के मंत्री थे, उन्होंने हर वक्त। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे और आपसे ही बातचीत की शुरुआत होगी। लेकिन इस बीच दर्शकों को कुछ सेकंड का इंतजार करना होगा, हम जल्द लौट रहे हैं।
तो बिल्कुल यहां पर बातचीत लगातार हम एग्जिट पोल की कर रहे हैं और एग्जिट पोल के बाद अगर हम देखें तो 2019 का परफॉर्मेंस एनडीए रिपीट नहीं कर पा रही है। यहां पर वजह क्या रही कि 4 से 5 सीट का नुकसान एग्जिट पोल में एनडीए को होता दिखाई दे रहा है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। देवजानी जी, बात अपनी पूरी कर लीजिए, फिर मैं प्रदीप झा जी के पास जाऊंगी और दर्शकों की जानकारी के लिए अपने पैनल से एक बार फिर से दर्शकों को इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप झा जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से राम सागर जी जुड़े हुए हैं, आरएलजेपी की तरफ से देवजानी मित्रा और वीआईपी पार्टी की तरफ से नीलाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलाव कुमार, जो उम्मीदवार भी थे वीआईपी के जब बाई इलेक्शन हुआ था। चलते हैं देवजानी मित्रा के पास। देवजानी जी, बात पूरी कीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। लोग एग्जिट पोल में देख पा रहे हैं कि 31 to 38 के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान, ये जो डैमेज है, मुझे लगता है कि अति उत्साही होके जो युवा चेहरा बोल के बहुत बड़ा लहर है, बहुत बड़ा जनाधार है, वो बोल के जिनको टिकट दिया गया वो इतना हैंडल नहीं कर पाए। देखिए, वैसे तो मैं विपक्ष को मैं सपोर्ट में करती नहीं हूँ, क्योंकि क्या कहते आपके आरजेडी हो या फिर इंडिया हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बात क्या कहते चिराग जी के लिए कहा था कि भाई अभी वो मंत्री कहाँ बने, उन्होंने अभी सीखा क्या है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो उनका ये जो लाइन है, ये मैं जरूर पिक करना चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी कि अति उत्साही होकर जो एक गलती जो बीजेपी के तरफ से हुआ है, उससे हम लोग 2 से 3 की सीट की नुकसान तो डेफिनेटली कर रहे हैं। काराकाट एक डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है एंड आपका शायद जेडीयू के 1-2 जगह, लेकिन उससे महागठबंधन के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है और अनफॉर्चुनेटली ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। मोदी जी के लेवल तक समझने के लिए काम करना पड़ेगा, मोदी जी के लेवल तक जाने के लिए भ्रष्टाचार का असली मतलब को समझना पड़ेगा, मोदी जी को लेवल तक जाने के लिए नवरात्र में मछली खाने से और नींबू छील के हेलीकॉप्टर में खा के गरीब और क्या कहते हैं आपके अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को ये दिखाने से नहीं होगा कि देखो भाई हमारा नेता जो है वो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। 17 महीने का जो ढोल जो बार बार यादव की रखेंगे कि पोस्टल बैलेट की गिनती क्या जो प्रावधान है उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम की गिनती हो, हर राउंड की पुख्ता जानकारी दी जाए, उसको अपलोड किया जाए। कई सारे मसले हैं, हम उस संदर्भ में जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है, पूरा विश्वास है कि बदलाव होगा। अरविंद केजरीवाल जी को कट हम कर रही है कि जो 4-5 सीट का नुकसान एनडीए को 2019 की तुलना में 2024 के एग्जिट पोल में हो रहा है, उसके पीछे सीधी वजह चिराग पासवान है। अगर वो सीट ठीक से डिवाइड होती, आरएलजेपी को भी उसका हिस्सा मिलता, तो नतीजे कुछ और होते और 2019 से बेहतर भी परिणाम हो सकता था। क्योंकि कुछ एग्जिट पोल में हमने देखा, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को 5 में से 5 सीट वो निकाल लेंगे, 100% उनका स्ट्राइक रेट होगा। क्या लगता है आपको, बताइए। नहीं, ये तो देवजानी जी का अपने पार्टी लाइन पर उनका बयान है, एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बयान है, और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता सुकन्या जी कि बिहार में अगर लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान की लेगेसी की अगर हम बात करें तो बिहार में पशुपति कुमार पारस की वही भूमिका रही है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव जी का था, कि चूंकि एक पब्लिक फेस के रूप में बिहार में जिस रामविलास पासवान थे, और लेकिन बिहार में जो संगठनात्मक जो एक स्ट्रक्चर जो एक खड़ा करने का काम होता है वो रामविलास जी की परछाई बनकर पशुपति कुमार पारस करते रहे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज है कि ये बात पशुपति कुमार पारस या उनके समर्थकों को भी स्वीकार करना होगा कि जो जनाधार है, जिस जनाधार की बात रामविलास पासवान करते थे, जो उनका आधार वोट है, जो पर्टिकुलरली जो उनकी जाति का वोटर है, वो चिराग पासवान के साथ है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। तो परिवार तो लोक जनशक्ति पार्टी को तो मैं एक राजनीतिक ताकत साथी, एक परिवार भी है, तो उस परिवार में अलग अलग लोगों की भूमिका अलग अलग होती है। क्यों चिराग पासवान अपने चाचा की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आपने देखा होगा, मुझे भी परिणाम पर इसका असर पड़ता हुआ दिखा है।
क्योंकि आप देखी होंगी कि पिछले बार का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के पास एक टीम हुआ करती थी। जिस टीम की बात मैं करूं तो रामविलास पासवान थे, चिराग पासवान भी थे, साथ ही सूरजभान सिंह थे, कई ऐसे लोग थे जो एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। इस बार कहीं ना कहीं चिराग पासवान अकेले होते हुए दिखे, तो इसका नुकसान उनको हो सकता है। जहां तक आप कहेंगे कि आपका एग्जिट पोल तो 5 का 5 दिखा रहा है, सही है, वो भी संभव है, क्योंकि आप देखें, लेकिन कई बार तो ऐसा है ना कि एग्जिट पोल तो बीजेपी के भी खिलाफ गया है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रही थी, अधिकतर टीवी चैनल, अधिकतर एजेंसी जो है बीजेपी को जीतते हुए दिखा रही थी, लेकिन वहां उस बार जो है बीजेपी की सरकार नहीं बनी, बिहार में बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति रही। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी तुरंत 3 महीना पहले चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में कोई भी चैनल, कोई भी पोलस्टर, कोई भी एजेंसी जो है बीजेपी को बहुमत की सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रही थी, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कोई भी पोलस्टर जो है बीजेपी को 155, केवल एक एजेंसी थी ऐसी जो 150 प्लस बीजेपी को सीट दे रही थी, लेकिन बीजेपी ने वहां पर तो एक तरह से कांग्रेस का सफाया ही कर दिया। कई एजेंसी तो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रही थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाते हुए दिखा रही थी, लेकिन वहां क्या हुआ, मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से हारी। तो इसीलिए एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो हम नहीं मान सकते। इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि इस बार 2014 और 2019 की तुलना में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन बेहतर चुनाव लड़ी है और परिणाम में भी यह झलकेगा। एनडीए को इस बात से भी राम सागर जी को इनकार नहीं करना चाहिए कि इस बार एनडीए का जो चुनाव अभियान था 2019, और यहां तक कि मैं कहूं कि नीतीश कुमार के बगैर 2014 में भी एनडीए का जो चुनाव अभियान था वो ज्यादा व्यवस्थित दिखा जनता सड़क पे। लेकिन वो जितना व्यवस्थित 2014-19 में दिखते थे, उतना ही इस प्रकार से कहूंगा मैं कि आरजेडी का चुनाव अभियान जो है उतना ही व्यवस्थित दिखा। बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से आरजेडी ने, चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग का मामला हो, चुनाव अभियान चलाने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है उससे बेहतर चुनाव लड़ती हुई दिखी है। हाँ, एक बात तो तय है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कर सकते राम सागर जी कि बिहार, अगर राज्य स्तर पर हम देखें तो तेजस्वी यादव आज बिहार में सबसे बड़े नेता के रूप में जनाधार के मामले में उभर कर सामने आए। नीतीश कुमार के वोटर्स, नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक जो नीतीश कुमार को छोड़ते हुए इस लोकसभा चुनाव में दिखी है, लेकिन तेजस्वी यादव का आधार वोट जो रहा है वो ज्यादा कंसोलिडेटेड दिखा है इस बार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार थोड़ा सा परिणाम मैं मानता हूं आपके फेवर में चला जाए, आप 34 सीट जीत जाए, ये संभव है, लेकिन आप 39 नहीं जीतेंगे, ये भी तय है। तो नुकसान बीजेपी का तो है, और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की जरूरत है कि जिस प्रकार से 2019 में बीजेपी और एनडीए, क्या नीतीश कुमार क्या प्रभाव उतना ही बचा हुआ है आज भी? मुझे लगता है नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी उतनी व्यवस्थित दिखी है इस बार 2019 की तुलना में? तो मुझे लगता है नहीं। विचार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी। मुझे लगता है कि राम सागर जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सुकन्या जी बने रहिए हमारे साथ। और राम सागर जी पर सवाल कई आपने उठा दिया, लेकिन प्रदीप जी 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो नुकसान हो रहा है, सिर्फ अगर हम एग्जिट पोल के डाटा को फाइनल डाटा माने, फाइनल रिजल्ट माने, तो नुकसान जो हो रहा है उसके पीछे किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देवजानी जी अपने राजनीति की वजह से चिराग पासवान को जिम्मेदार मान रही है, सीट जिम्मेदार मान रही है, लेकिन कहा यह भी जाता था कि जनता दल यूनाइटेड वल्नरेबल परिस्थिति में थी, नुकसान पहुंच जाने की परिस्थिति में थी और कमजोर खड़ी साबित हो सकती थी। आपको क्या लग रहा है, जो 5-6 सीट का नुकसान है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नहीं, मुझे लगता है 2-3-4 कारण है उसमें। एक पहला कारण है कि बीजेपी का जिस प्रकार से जेडीयू से लास्ट आवर में अलायंस होता है, ठीक है, और लास्ट आवर में अलायंस होने के बाद जिस प्रकार से उदारता से भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण किया जेडीयू के सामने, और जेडीयू को फिर से 16 सीटें दे देना, ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब 2014, 2019, 2010, 2009
वाली नहीं है, उसके बावजूद नीतीश कुमार को नीतीश कुमार की क्षमता से अधिक सीटें देना, और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सामाजिक समीकरण जिस प्रकार के बनाकर जो लोग अपेक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट, आप देखिए कि 2-4-5 साल के अंदर में ऐसा हुआ कि कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ही आशा भरी नजर से देख रही थी। कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही थी, लेकिन उस कुशवाहा जाति के लोगों को बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया। नंबर 1। नंबर 2, वो मान के निश्चिंत थे कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी है, सम्राट चौधरी के नाम पर लोग वोट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, वैश्य जाति देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सवर्णों से भी पुराना आधार रहा है वैश्य जाति में। वैश्य जाति तो उस जमाने से बीजेपी और जनसंघ के साथ है, जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में खाता नहीं खोला करती थी, और उस समाज को का जो है 2-2 जीता हुआ सीट, जो 4-4 लाख से जीता हुआ सीट सिभर, वो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे पाई, केवल जेडीयू को एडजस्ट करने के लिए लास्ट आवर में। ठीक है, फिर सीतामढ़ी देखिए, सीतामढ़ी से जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू, आप मत मानिए उन्हें जेडीयू का प्रत्याशी, जेडीयू का सांसद, वो सुनील कुमार पिंटू मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैडर है। ठीक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से भले ही लड़े थे जेडीयू के सिंबल पर, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा ही है, वो उनका भी टिकट कट गया, भारतीय जनता पार्टी को समर्पण नीतीश कुमार के सामने किया, उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो नंबर 1, उसके अलावा आप देखिए कि बिहार के राजनीति में इस चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था सुकन्या जी। बिहार के युवाओं की समस्या यह है कि बिहार के युवाओं के पास रोजगार के अलावा, नौकरी के अलावा दूसरा कोई जीवन यापन का दूसरा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि बिहार का औद्योगिकरण तो हुआ नहीं। ठीक है प्रदीप जी, औद्योगिकरण हुआ नहीं, पलायन बरकरार है। मुद्दे कई हैं, लेकिन उन मुद्दों के आधार पर क्या जनता ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में वोट किया या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल एग्जिट पोल के डाटा पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कल देर रात एक ऐसी घटना घटी जिसने हेडलाइन बना दिया। रामकृपाल यादव, जो कि पाटलिपुत्र से एनडीए के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ, जानलेवा हमला इसको बताया जा रहा है, फायरिंग की बात कही जा रही है। पूरे मामले पर रामकृपाल यादव का रिएक्शन आया है, वो एक बार देख लेते हैं, और गिरिराज सिंह ने काउंटर अटैक किया है, वो भी देखिए। क्या कहेंगे, 6 विधानसभा घूमे हैं, मसौरी में आप पे हमला हुआ है। सुबह से घूम रहा था, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहा था। नहीं घूम रहा था, बहुत ही तरह की बात मत करो। उत्साहित थे हमारे जो जनता थी, कार्यकर्ता था, अच्छा आशीर्वाद लोगों ने दिया मुझको। जब मैं मसौरी गया तो मालूम हुआ कि वहाँ की जो विधायिका है मसौरी के रेखा पासवान, राष्ट्रीय जनता दल का, उन्होंने 28 तरीका से बूथ में घुस करके हंगामा क्रिएट किए, बूथ को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। तो मैं वहीं गया था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। मैं वहाँ से निकल के आ रहा था, जमालपुर टेनेरी गांव है, वहीं से निकल के जमालपुर जब जा रहा था, पहले से 10-20 आदमी का घात लगाए बैठे थे। जैसे मेरी गाड़ी क्रॉस की 3 फायर की, और मेरे साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे जो देख रहे थे, तो बगल के ही टेनेरी और बगल का ही इलाका में प्रोटेस्ट किए, तो लोगों ने हमला बोल दिया। फायर करने वाले लोग थे, पकड़ लिया उसको, और रिवॉल्वर के बॉट से मारकर फोड़ दिया। बहुत न्यूसेंस किया, फिर बाद में भाग गया वहाँ से। सूचना पुलिस को मैंने दी है, सीनियर पुलिस के अधिकारी लोग आए, एफआईआर दर्ज किया है। भरोसा है कि आगे की आवश्यक कार्रवाई पुलिस करेगी, जो लोग उसमें होंगे चिन्हित। क्या लगता है, लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रही है? दानापुर में भी घटना हुई है। दानापुर में हमारे महामंत्री पर हमला हुई, जो मंडल के महामंत्री हैं, रणवीर, और दूसरा एक और हमला हो गया, बुरी तरह से हमारा घर पर चढ़ करके, वो पाली में नदमा गांव है, वहाँ मारने का काम है। वहाँ पर तो हमला ही हुआ ही। और इसके पहले भी जब प्रचार में कर रहा था, उस समय भी हम पर हमला हुई और हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ।
मेरी प्रचार गाड़ी को फोड़ा गया। अभी परसों सिद्धार्थ एमएलए हैं, उनके गाड़ी पर भी हमला हुआ। और अब से कुछ दिन पहले हमारा छोटा बेटा है अभिमन्यु, उसके ऊपर भी मसूरी में जानलेवा हमला हुआ। तो पूरा माहौल ख़राब करके रखने का काम किया है। कहीं हार से बकुला तो नहीं गई? बिल्कुल हार से बौखलाए हुए लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमला कर रहे हैं। आज तक मेरे 40 साल के जीवन में मुझसे न कोई किसी को परेशानी हुई है। और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे पर फायर कर देगा। मेरे ऊपर तो कोई आज तक ठेला भी नहीं चला है मेरे ऊपर, तो मैं उसका काम किया ही नहीं ना। दुर्भाग्यपूर्ण है। चिंतित हम हैं इसलिए कि और पता नहीं रिजल्ट जब 4 तारीख को आएगा, अभी तो नहीं आया है, उम्मीद की जा रही है 4। बिहार में हार की बौखलाहट आरजेडी में इतना ज्यादा है कि सारण में भी देखा गुंडागर्दी आरजेडी का। और कल पाटलिपुत्र में तो रामकृपाल यादव के जान पर ही हमला बोल दिया। और वहां कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से घायल किया, पीटा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मसौढ़ी में जो हो गया, तिनेड़ी गांव में, जलपा में, मैं भी गया था। वहां के लोग पहले से थे डरे हुए कि यहाँ आरजेडी के लोग आकर के उत्पात मचाते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था हारने के कारण लालू जी के युवराज अब बिहार में गुंडागर्दी का राज भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमला जिस ढंग से किया वो तो बच गए महादेव की दया से, नहीं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। वो बेचारे तो बिना आर्म्स का चलते हैं रामकृपाल यादव। इसलिए सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और रामकृपाल यादव की सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, तो कल की घटना पर आपने रामकृपाल यादव और गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे सुना। बने रहिए हमारे साथ, बस कुछ सेकंड में लौट रहे हैं। बिल्कुल देखा आपने कि किस अंदाज में गिरिराज सिंह जो है आरजेडी पर, महागठबंधन पर, इंडिया अलायंस पर हमलावर थे। उससे पहले भी सारण लोकसभा चुनाव के बाद भी एक घटना घटी थी। तब रोहिणी आचार्य सामने आई थी मीडिया के और अपनी आप बीती सुनाती दिखाई दी थी। देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है, बनी हुई है। देवजानी मित्रा, चुनावी गर्मी में हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता कई बार हद पार कर रहे हैं। सारण के इलेक्शन में भी हमने देखा जो घटना घटी, और उसके बाद अब जो रामकृपाल यादव के काफिले के साथ हुआ वो भी हम देख रहे हैं। चल क्या रहा है, क्या लग रहा है, और इन सब के बीच, सारे राजनीतिक उठापटक के बीच अलग थलग कहीं दिखाई देती है आरएलजेपी। क्या कहना है आपका? ये सबसे बड़ी बात अलग थलग नहीं है, हम लोग साथ में ही हैं। अब मैं आती हूँ मुद्दों पर। मुद्दे ये है कि देखिए, आरजेडी की जो एक छवि है वो तेजस्वी प्रसाद यादव 200 सभाएं कर ले, 300 सभाएं कर ले, वो हिस्ट्री वो मिटा नहीं पाएंगे। और यही रीजन है वो उभरते हुए कभी वो ऊपर जाएंगे, कभी वो नीचे आएंगे। तो ये हरकतें उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो बार बार, कभी महिलाओं का सम्मानजनक बात, कभी चिराग जी की मां के साथ, तो कभी सारण में, तो कभी पाटलिपुत्र में, तो ये इनका कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर कभी ना कभी बाहर आ जाता है। गर्मी में जैसे आपके फिंसी वगैरह बहुत लोग का आता है ना एलर्जी, तो वो एलर्जी के टाइप उनको माने आ जाता है बाहर। भाई वो लोग उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, गाली गलौज करना, महिलाओं के बारे में उलझुल बात करना, कुछ भी, ये सब उनके ट्रेट है। कहते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलेगा। इसी वजह से सॉरी टू से लालू परिवार, लालू जी आज तक पीएम नहीं बन पाए। और ये बहुत बड़ी दुखद चीज है कि 21वीं सदी में भी अगर गोलीबारी, फायरिंग, तो आप ऐसे कर रहे हैं। लालू यादव कम से कम सीएम रहे। रामविलास पासवान ने कहा था कि मेरी बड़ी इच्छा थी बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन बन नहीं पाया।
तो लालू जी अगर पीएम नहीं बन पाए तो रामविलास पासवान तो सीएम भी नहीं बन पाए। देखिए, रामविलास पासवान जी ने जो दलित समाज के लिए करके गए ना, उनको सेकंड बाबा साहेब अंबेडकर बोला जाता है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं किया जो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने किया है। तो उनके लिए बात करना मुझे लगता है छोटी मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि उनके लेवल तक तो उनके बेटे भी नहीं पहुंच पा रहे, और उनका चाचा जी ने कभी दावा ही नहीं किया। हमेशा से उन्होंने कहा कि भाई बड़े भाई ने जो काम किया उस काम तक पहुंचने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और ये दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यही वजह है कि 5 सीट नहीं मिलने के बावजूद भी हम लोग एनडीए के साथ दिए। काश, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि बहुत स्मार्टली अगर वो अपने घर के चाचा जी को साथ में लेके अगर रणभूमि में उतरते, तो मुझे लगता है कि आज एग्जिट पोल में 40 के 40 सीट यहाँ पे दिखाते। दूसरा नुकसान ये है कि बीजेपी ने एक भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, सिर्फ जेडीयू ने 2 दिया और 2 आपके चिराग जी ने दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का उनको मंथन करना होगा, और उसके अलावा डेफिनेटली कि वन साइडेड गेम। भाई अगर चिराग जी का रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, पता नहीं कौन ऐसे महानुभाव है जो जाके वहां पे दिए थे कि बहुत बड़ा जनाधार है, कहाँ था जनाधार, कितना है, तो वोट में तो काउंट होगा ना। तो लेट्स सी 5 सीटों पर चिराग जी के उम्मीदवार को और हाजीपुर में चिराग जी को कितना वोट आता है, वही उनका जनाधार है। अगर उनका क्या कहते हैं 40,000 आएगा तो वो उनका जनाधार है, उससे ज्यादा नहीं है। चलिए रिजल्ट आ जाएगा, फिर हमारी चर्चा को और धार मिलेगी और शार्प हो जाएगा और फोकस्ड हो जाएगा। नीलाभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम एग्जिट पोल के डाटा को ही फाइनल डाटा माने, फाइनल रिजल्ट माने, तो क्या लग रहा है कि अगर हम बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो नुकसान में है एनडीए। व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ एनडीए के साथ, क्या क्या गलती, थोड़ी कुछ गलतियां गिना दीजिए बीजेपी एनडीए की। देखिए, सबसे कमी कि ये लोग अब इतने तानाशाह हो गए हैं कि ये बीजेपी घटक दल के लोग आम जनता से मिलना मुनासिब नहीं समझते। बिहार ने 39 सीट जिता के भेजने का काम किया था इनको। 39 सांसद, जो सांसद कभी जनता के बीच जाते ही नहीं है, रहते ही नहीं है, जो जनता हेलीकॉप्टर में बैठ के हम लोग मछली नहीं खाते हैं ना। अरे मछली 2 दिन पहले खाए तो एक अति पिछड़ा का बेटा हेलीकॉप्टर में मछली अगर खा रहा है तो आपके पेट में दर्द काहे हो रहा है? आप लोग अति पिछड़ा करके कब तक ये सब वोटिंग कार्ड आप लोग खेलते रहेंगे? आप लोग यही चाहते हैं खेलते रहेंगे नीलाभ जी, कब तक के एंड मोमेंट पे आप भी गए? फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से गए ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट के डर से आप लोग गए ना महागठबंधन में। इसीलिए तानाशाह वाला वर्ड अगर आप बंद करेंगे और रियलिटी चेक पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नीलाभ जी, लेट्स टॉक ऑन द रियलिटी चेक पे करे बात, रियलिटी पे करे बात, कोई यहाँ पे तानाशाह नहीं है, रियलिटी पे करे बात आप। प्लीज टॉक ऑन द रियलिटी, रियलिटी यही है कि आपको बिहार की जनता नकार चुकी है, जो एग्जिट पोल में दिख गई है। और बस 2 दिन रिजल्ट में है, 2 दिन के बाद आपको यह भी दिख जाएगा कि 40 के 40 सीटों पर आपके जुगनू से कैसे नकार दिया। सम डिसीजन वेंट रॉन्ग, ये बोलिए अगर हिम्मत है तो सच बोलिए, सच बोलिए। डोंट ऑलवेज प्ले द विक्टिम कार्ड, यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। 2 दिन में बिहार की जनता आपको दिखा देगी विक्टिम कार्ड की क्या बात है। एक अति पिछड़ा का बेटा अगर हेलीकॉप्टर में बैठ के अंगूर खा रहा है तो उससे इन लोगों को दिक्कत है। भाई अति पिछड़ा का बेटा बैठ के अंगूर खाए कि आम खाए, उससे जनता को मतलब नहीं है, उससे जनता को मतलब नहीं है। आप आम खाइए, अंगूर खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन चुनाव के दौरान अरे मुद्दा आपके लिए मछली खाएंगे, कुछ खिलते हुए दिखाएंगे, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, संतरा पे अटके पड़े हैं ये लोग। देखिए, ये आपका पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है ना नीलाभ जी, ये आपका पॉलिटिक्स का पार्ट है। बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग जनता को बरगला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, संतरा और नारियल और जो है मछली। हम हिंदू है तो हिंदू करेंगे, हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। हम हिंदू नहीं हैं। आप लोगों ने कितने मुसलमानों को आप लोगों ने दिया, हम लोगों ने कितना मुसलमानों को सीट करेंगे कि हिंदू एक मिनट नीलाभ जी, तो फिर आप करेंगे तय, आप करेंगे तय, बताइए तो। मुद्दों की बात करिए।
मुद्दों की बात करिए। जनता आपको नकार चुकी है, जनता आपके जुमलों से उब चुकी है। आपके प्रधानमंत्री जी चीनी मिल में बोल के गए थे, मैं इसी चीनी में, मोतीपुर चीनी मिल का चाय पीऊंगा, और पिछले 2 बार से बोल के गए न चीनी मिल बना, ना ही आपने एयरपोर्ट बना। देखिए, आप मुद्दों पे बात करना ही नहीं चाहते हैं, आप जनता को बरगलाते हैं। मैं आपको हटा दूंगी। हाँ बोलिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात हुआ, बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, बिहार में रोजी रोजगार नहीं है, बिहार में नौजवान से लेकर सभी लोग पलायन कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, आपकी सरकार रही। आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषणों में आपने विशेष राज्य का दर्जा आपने आप बराबर बोलते रहे, लेकिन आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपने नहीं दिया। तो आप, बिहार की जनता ये जान चुकी है, बिहार के नौजवान जान चुके हैं, जिसका परिणाम एग्जिट पोल में दिख रहा है। बचा खुचा जवाब ये जनता अपने वोट के चोट से जो आप लोग को दिया है, वो आने वाले 10-2 दिनों में दिख जाएगी। सारी बातें आपकी पूरी हो गई। अभी आपने बता दिया कि बीजेपी की सीट कम क्यों हुई, एनडीए की सीट कम क्यों हुई। ये बताइए कि आप लोग 35+, आरजेडी 35+ की बात कह रही थी, आप लोगों से क्या कमी रह गई, क्या दिक्कत रह गई कि भाई जो सीट है एग्जिट पोल में सिर्फ 7-8 दिख रहा है? क्या वजह है? एक तरफ अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की 200 सभा करने के बाद भी, अगर आप एग्जिट पोल को अगर हम रिजल्ट मानकर चले तो 6-7 सीट पर अटक जाते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ी होगी। क्या चेहरा कहीं तय नहीं होना आपके अगेंस्ट काम कर गया? क्या वजह देखिए, बताइए। सुकन्या जी, सबसे पहली बात तो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, बिहार में आपने सर आपने मान लिया, अच्छे से माना, बिहार मैडम वो जायज है, वो जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे, वो जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है बिहार की। और सुकन्या जी, बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ी है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। और आपने देखा होगा जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरफ आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी का हेलीकॉप्टर चल रहा था और विपक्ष के 40 हेलीकॉप्टर पर वह भारी पड़ रहा था। दूसरी बात, आपने सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से भी आपने देखा होगा, बिहार के मुख्य उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के देखा होगा सभा में 100 आदमी नहीं बैठा था, और जहां पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जा रहे थे वहां हजारों, 20,000, 50,000, लाखों की भीड़ लग रही थी। तो ये जनता ने बार निर्णय कर लिया है, रिजल्ट आपको दिखेगा। आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानकर, हमने अपना 100 नहीं 500% हमने दिया है, और हमने मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा है, हमने रोजी रोजगार देकर दिखाया है, हमने जनता को कर दिखाया है, तब हम जनता के बीच गए हैं और जनता के बीच हमने अपनी बात रखी है, जिसका परिणाम आप देखेंगे आने वाले 4 तारीख को बिहार के 40 सीट पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में हम मजबूती से यहाँ पर लड़े हैं और हम मजबूती से यहाँ जीतेंगे। देखिए नीलाभ जी, आप बायस हो गए, उनकी गलती जो है एक तरह आपने सब गिना दी, अपने विषय में नहीं बताया। प्रदीप झा जी से बातचीत करें, राम सागर जी आऊंगी आपके पास। पहले थोड़ा अरे नहीं, पहले उनको बोल लेने दीजिए, दोनों का जवाब दे लेने दीजिए, दोनों का जवाब दे लेने दीजिए। प्रदीप झा जी का भी मैं जवाब दूंगा और नीलाम का भी मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बने रहिए। उसका जवाब तो दे दीजिए, फिर जाइएगा। तो कन्या जी, सर आपकी तरफ से लगातार देवजानी मित्रा एनडीए की तरफ से बोल रही है, और यहाँ कन्या जी, मैं अपने पार्टी का और एनडीए गठबंधन का मैं भी रखूंगा ना। ठीक है, रखिए, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। बोलिए जी। अब प्रदीप झा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ सवाल उठाना भी चाहिए। कुछ कमियां अगर रह गई हैं हमारे रणनीति में, तो उस कमियों को दूर करके और हम विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और प्रदीप झा जी, मैं पीछे का बता देता हूं कि तेजस्वी यादव कितने रणनीतिकार हैं और हम लोगों ने उन्हें धूल कैसे चटाया था। हमारी जो पार्टी थी 19 में आप देखे होंगे कि नित्यानंद राय के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा था और 40 में से 39 सीट जीता था। और वही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यूपीए चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन, और 0 पर आउट हुई थी राजद, 1 सीट कांग्रेस लिया था। तो नित्यानंद राय से बड़े नेता नहीं हो जाएंगे ये।
फिर मैं आता हूँ 20 का विधानसभा का चुनाव। 20 के विधानसभा के चुनाव में एक तरफ ये तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ रहे थे 142 सीट पर चुनाव लड़े और मात्र 75 सीट जीते, और वो उसी जगह पे संजय जायसवाल जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और 110 सीट पर ही चुनाव लड़ करके 74 सीट जीती थी। तो उससे भी संजय जायसवाल भी इनसे बड़े नेता से साबित हुए, जनता ने साबित किया है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो अच्छे रणनीति के साथ लालू जी को थोड़ा मौका मिल गया कि हमारा जो गठबंधन का कैंडिडेट था वो पहले हमने घोषित कर दिया और वो बाद में घोषणा किए, उसका लाभ उनको थोड़ा जरूर मिल गया है। उस स्ट्रेटजी का काट हम लोग निकाल करके आगे विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे और फिर हम इनको फिर से धूल करेंगे। फिर जैसे 22 तक 2010 के चुनाव में जनता ने 22 तक समेट दिया था आरजेडी को, वही 22 पर समेटने का काम बिहार की जनता करेगी। क्योंकि आप इस चुनाव के दरमियान भी दो जगह गोलियां चलाई ना, छपरा में राजद के लोग घर पर चढ़ गए, कर रहे थे, हेलेबाजी कर रहे थे, तो उसका जवाब जनता दी। फिर कल रामकृपाल यादव जी पर गोली चलाई। रामसागर जी, गुंडा राज चल रहा है आपके सरकार में। डिकोरम नहीं, बीच में नहीं, डिकोरम ये कीजिए। मैं फिर बताता हूँ कि जैसे जैसे ये इन लोगों का जो सभा होती थी और सभा स्थल से जो स्वरूप होता था और जब जनता इनकी लौटती थी, इनके जो समर्थक, और यहाँ तक अरे तेजस्वी यादव ने कहा दिया कि लाठी में तेल पिला रहे हो ना, अरे लाठी में तेल पिलाने की बात जब नेता करेगा तो लाठी तो चलाएगा ही। लाठी की जगह गोली चलाया कल, रामकृपाल यादव पर गोली चलाया और तेजस्वी के इशारे पर सारा इलेक्शन के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। मैडम, ये हेलीकॉप्टर से जो ट्रैक्टर बनाए हैं ना, के कविता के हेलीकॉप्टर पर भी बैठ करके वो गए हैं हैदराबाद। के कविता अभी जेल में है, अगर अच्छा से जांच हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके भी तार तेजस्वी यादव से जुड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव, चूंकि के कविता से इनका भी रिश्ता रहा है तेजस्वी यादव का, और चार्टर प्लेन भेज करके इनको बुलवाया गया था, वहां हैदराबाद गए थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो अगर उल्टा है तो इनका जो हेलीकॉप्टर यात्रा था बाद में जेल यात्रा में भी बदलने का। ठीक है रामसागर जी, हो गई बात, ठीक है रामसागर जी, बहुत कुछ तो सारण के इलेक्शन के बाद भी उसमें किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी का बयान वायरल हुआ कि गोली तो चलेगी। प्रदीप झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए। प्रदीप जी चलिए। रहेगा तो सुरक्षा में नहीं चलाएगा क्या? लाइसेंस जंगल राज है, महाजंगल राज बिहार में बीजेपी जेडीयू जंगल राज का डर का जो सरनेम है वो आप ही के पार्टी के, आप ही के सहयोगी दल को मिला हुआ है। जंगल राज वाले जंगल ना करे तो बेटर है, जंगल राज वाले जंगल ना करे तो बेटर है। आग लगाना आपका काम है, जैसे अभी आप आग लगा रहे हैं, जैसे अभी आप बैठ के आग लगा रहे हैं। पप्पू यादव का बड़ा बयान आ रहा है, वो सुन लेते हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। 300 पार करता इंडिया गठबंधन। हम लोग बैठ गए 2 महीना। इसीलिए मेरा मानना बिल्कुल सबसे कम दे रहा हूं, जबकि मेरा मानना है कि बिहार उत्तर प्रदेश में 30 क्रॉस करेंगे हम। 36 जाए, 32 जाए, 29, 28 के नीचे का सवाल नहीं उठता। ये 22 और 23 बोल रहे हैं, तो 22-23 में तब भी 3 है ना हम आगे अगले बार से। तुम 3 घटे ना। दिल्ली में मैं मानता हूं थोड़े देर के लिए अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस के वर्कर के बीच में बहुत तालमेल नहीं बना। हो सकता है मैं 2 सीट पे रह गया या 3 पे रह जाऊंगा, तो 2 तो लाए ना, 7 के 7 थे। वहां पर इन्होंने सारे पैसे और गाली गलौज करने की कोशिश की। तो भैया मेरा मानना बहुत क्लियर है कि नवीन पटनायक जी तो नरेंद्र मोदी जी को कभी सपोर्ट करेंगे नहीं। इतने गाली गलौज की है उस बेचारे को 87 साल में, 90 के लगभग अब होने चले।
और इनके गठबंधन में नीतीश बाबू को जैसे लगेगा सामाजिक समरसता, जरूरी नहीं है कि इनके साथ रहेंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने भी जरूरत नहीं है इनके साथ रहेंगे। तो एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत नहीं है और बीजेपी अपने लक्ष्य से बहुत पीछे। आज सर इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है दिल्ली में। भैया वो तो बदमाशी ना हो तो बताए, तो हम प्रवक्ता हैं नहीं। जो लोग स्वाभाविक इंडिया गठबंधन के लोग हैं कि कैसे क्या किस परिस्थितियों में हालात में, और जब मार्जिन कम होता है तो जहां पर सरकार इसकी होगी वहां बदमाशी करना चाहेगा, तो हमें कैसे मजबूती के साथ सामना करना है, इसके लिए इंडिया गठबंधन की शायद बैठक हो रही है। ममता बनर्जी नहीं आ रही है। ममता दीदी के यहाँ चुनाव है ना, वो आप लोग काहे, आप सब प्रेस मीडिया वाला कुछ हो करते रहते हैं। चुनाव चल रहा है, देखते चलिए ना आगे क्या क्या होता है, आप लोग चिंता मत करिए। बिहार में 8 जगहों पे चुनाव हो रहा है। भैया मेरा मानना है, मैं जितना राजनीति को थोड़ी सी समझ है, इसको उठा के देख लीजिए। जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, देखिए माले दोनों जगह चुनाव जीतेगी, आरा भी, क्योंकि जब पवन सिंह जी को वोट मिलेगा बाबू साहब का, तो कुशवाहा आर.के. सिंह को क्यों देगा? और कुशवाहा का सामाजिक डिवीजन पहले ही हो चुका है बेचारे, वो कह रहे नहीं मेरा। और बैस को टिकट माले ने दिया है, तो बैस पहले से साथ है, तो माले तो दोनों हम जीते। और सासाराम में बड़ी मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, तो नेक टू नेक फाइट है, हम वहां भी जीतेंगे। पाटलिपुत्रा में भी दूसरे समाज के लोग मजबूती के साथ मिश्रा जी को वोट दे रही है, बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। तो हम पाटलिपुत्रा भी विनर की ओर बढ़ रहे हैं। जहानाबाद की स्थिति मजबूत है, क्योंकि वहां त्रिकोणात्मक 4 कोना है, और वहां भी त्रिकोणात्मक है बक्सर में, इसलिए मैं अभी वहां नहीं कुछ कह सकता। लेकिन 2 माले सीट, एक कांग्रेस सासाराम और एक पाटलिपुत्रा, मैं इतना कह सकता हूं कि यहां हम लोग बहुत आगे हैं। अभी आपने सुना कि देश और राज्य की तमाम गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां पे पप्पू यादव ने खुलकर बेबाकी से अपनी बात को रखा है और बताया है कि एनडीए कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कमजोर हो रहा है और सरकार बनने की स्थिति में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं विपुल राहुल। लोकसभा चुनाव आखिरी चरण में चल रहा है और इसी बीच कटिहार पहुंचे हैं पूर्व सांसद पप्पू यादव। आइए जानते हैं इनसे देश और बिहार के हालात क्या हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, चुनाव अंतिम स्टेज पे है, ऐसे में क्या लग रहा है पूरे देश और राज्य में? देखिए, आप नरेंद्र मोदी की भाषाओं की मर्यादाओं को आप देख लीजिए। अब उनको लगता है कि हम महात्मा गांधी से भी सुपर डुपर हो गए। अब तक उनको ये ज्ञान नहीं है, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग या दुनिया के जितने ऐसे वैचारिक लोग और क्रांतिकारी लोग बने, महात्मा गांधी का विचार, उनके जीवन, उनके आचरण और चरित्र चिंतन में रहा। महात्मा गांधी जी सन 47 और पहले उन्होंने कांग्रेस के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका, जो आम आदमी की आवाज थी कांग्रेस के विरोध, अंग्रेज के विरोध। जब वे बिहार के पलेजा घाट पे आए तो उन्होंने अपने कपड़े खोले और उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा तब तक हम कपड़े नहीं पहनेंगे। और फिर नील आंदोलन से लेकर समाजवाद की जो सबसे बड़ी लड़ाई और भारत के
आजादी की लड़ाई। साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खरक बिना ढाल। एक ऐसा महापुरुष जिसकी पूरी तस्वीर हर करेंसी पर, हर नोट पे, जिसके हर जेब में हो और उनकी तस्वीर हर घर में हो। अब वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को जैसे कंगना कह रही थी कि आजादी मिली 14 में, वैसे ये कंगना और मोदी जी में कोई फर्क रहा? कोई फर्क आप हमको बताइए ना। कंगना कह रही है 14 में आजादी मिली है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम जब पिक्चर बना तब गांधी को जाना। अब आप समझिए कि कितना घटिया और नीच सोच के लोग होते हैं। फिर जिस दिन वो जा रहे थे समाधि में, पता नहीं वो समुद्र से विदेश भागेंगे कि वहां से क्या होगा, हमको नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कोई लहर नहीं है, सबने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुंह मत खुलवाइए, यदि हम बोलेंगे तो 7 पुश्त नंगा हो जाइएगा। और उसके पहले इन्हीं के फिनांस मिनिस्टर के हस्बैंड ने क्या कहा, सीतारमन के हस्बैंड ने, कि यदि तिवारा मोदी आ गए तो पूरा देश मणिपुर हो जाएगा। और तिवारा मोदी को ले आए आप लोग तो फिर कभी चुनाव नहीं होगा इस हिंदुस्तान में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हम नहीं कह रहे हैं, चुनाव कैसे खत्म हो रही है और मोदी कितने डरे हुए हैं। हम बनारस जाके बनारस के हालात को देखें। ये कहते हैं राम को छतरी मैंने दिया, ये कहते हैं शिव को मैंने बंधन से मुक्त किया, ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान हमारा इंतजार कर रहा है। तो जिन लोगों ने सृष्टि का निर्माण किया, शिव आराध्य शक्ति, उसको ये कह रहे हैं मैं बंधन मुक्त किया। कॉरिडोर और गुजरातियों के काम देने के नाम पर 436 छोटी बड़ी मंदिर तोड़ दी गई बनारस में। शराब शबाब और मुजरों का कमाल क्यूटो में दिखा। नदी के किनारे जो टेंट लगा करके इन्होंने मजाक बनाया बनारस का। बनारस के एक एक पंडा, एक एक लोग परेशान है। अब मैं आपको कह नहीं सकता, इन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी। ऐसे में तो चुनाव हो गया सर, करीब करीब। भैया क्या स्थिति लग रहा है? देखिए मेरी बात समझिए, मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूं। 2019 में मोदी पुलवामा के चलते हुआ, चलिए पुलवामा की जांच नहीं हुई, मोदी आ गया। दलित, एसटी, एससी, हर जात धर्म के लोग, युवा मोदी कहते थे। लोग कहते थे मोदी नहीं तो कौन। आज मोदी नहीं तो कौन ये सवाल नहीं बचा। नहीं कोई मोदी का मैजिक बची, नहीं राम मंदिर को तो हमारे आदि शंकराचार्य ने ही खत्म कर दिया था। इसकी संस्कृति के विपरीत इन्होंने उद्घाटन किया है। कर्मयोगी जो 140 करोड़ जनता के लिए 24 आवर सेवा के भाव से काम करते रहे और जो कहे सो उन्होंने किया। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और उस विश्वास पर लोगों ने अपना बटन दबाकर कमल को खिला दिया। देश की जनता के प्रति जो समर्पित भाव था, जो इन्होंने मेहनत किया, उसकी मजदूरी देश की जनता पूरी उदारता से दी है। मां भारती के सभी संतानों को हृदय से हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह अनुमान परिणाम में बदले
ये माता भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि ये इंडिया अलायंस जो है वो फेल हो चुका है और ये हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी ने भी सर ट्वीट किया है कि इंडिया अलायंस जो है इस चुनाव में फेल हो गया और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। देखिए, उन्होंने ठीक कहा कि घमंड भगवान का आहार होता है और भगवान के रूप में, मालिक के रूप में जनता होती है और जनता ने इस घमंडिया को सबक सिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, एक इतने सक्षम, सफल और परिपक्व नेतृत्व को पाके गौरवान्वित है और यह नेतृत्व सचमुच में स्वामी विवेकानंद के दूसरे अवतार के रूप में लग रहे हैं। इंडिया अलायंस की सर आज मीटिंग हुई दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम लोग को 295 सीट आएंगी। तो बिल्कुल बता दें कि एग्जिट पोल पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। पहले आपने पप्पू यादव का बयान सुना और उसके बाद विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे थे आपने देखा। बने रहिए हमारे साथ, बस कुछ सेकंड में हम लौट रहे हैं। तो बिल्कुल देखा आपने कि बिहार में कल एग्जिट पोल आए, 7वें चरण का मतदान खत्म होने के बाद, और 2019 से एग्जिट पोल का जो डाटा है, जो आंकड़ा है, थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। बड़ा नुकसान यहां एनडीए को हो रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनका मानना है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये खाई और थोड़ी चौड़ी होगी, एनडीए की सीटें और कम होगी। हमारे साथ प्रदीप झा जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, कल से ही आप लगातार दावा कर रहे हैं कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी यादव या महागठबंधन या इंडिया अलायंस की सीट बढ़कर 10 से 15 हो जाएगी। क्या कहना है आपका, बताइए। नहीं, मैं सुकन्या जी आज भी अपने उस अनुमान पे कायम हूं कि चूंकि जिस प्रकार से आप देखिए ना, जिस प्रकार से महागठबंधन ने इस बार चुनाव लड़ा और जिस प्रकार का आक्रोश, आप सबसे बड़ा आक्रोश तो आप देखिएगा कि राम सागर जी फिर उनको बुरा लगेगा, मुझे लगता है कि स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ जिस प्रकार का विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में जनता का आक्रोश था, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। कई सीटों पे लोगों ने, हो सकता है कि वोट दिया है बीजेपी को, वोट दिया है जदयू को, लेकिन प्रत्याशी को गाली देते हुए दिया है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा आक्रोश। दूसरा रोजगार के मुद्दे को बहुत ही बेहतर तरीके से उसकी इर्द गिर्द नैरेटिव तैयार करने का प्रयास तेजस्वी यादव ने किया, तो उसका लाभ मिलना चाहिए उनको। तीसरा एक और विषय है, ये संविधान बदलने की बातें। आप देखिए, संविधान बदलने की बातें, संविधान क्या होता है, संविधान है क्या? आप देखेंगे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको लगा क्या कि संविधान में बदलाव का मतलब क्या है, संविधान बदलने का मतलब क्या है? उनको लगा कि संविधान बदलने का मतलब है कि हमारा जो आरक्षण है वो छीन लिया जाएगा, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इन बातों को आम जनता तक, गरीब तक पहुंचाने में तेजस्वी यादव सक्षम होते दिखे, सफल होते दिखे। ठीक है, अब उससे तो ये एग्जिट पोल तो मैच नहीं कर रहा है। उनके पिताजी ने उसमें खाने में किरासन तेल डाल करके उसको खत्म कर दिया। मुसलमानों को आरक्षण का बात करके उस बात को खत्म कर दिए लालू जी ने। मुसलमानों को मौका दिया देश की जनता को सामने बात रखने का। उसको आरक्षण तो मिल रहा है, धर्म के आधार पर ना, जाति के आधार पर तो मिल ही रहा है। और लेकिन इन लोगों का हमेशा महाराष्ट्र में कोशिश हुआ 3-3 बार कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण धर्म के आधार पर देने का,
महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया। ये जहां भी सत्ता में आते हैं, चूंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जो संविधान में संशोधन किया, वो पहले पंथ निरपेक्ष संविधान था अम्बेडकर जी का। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ करके इंदिरा गांधी उसमें सांप्रदायिकता के जहर को बोलने का काम किया इंदिरा गांधी ने, और उसी का लाभ ये लोग तुष्टीकरण करके करना चाह रहे थे, लेकिन देश की जनता इसको नकारा है। रिजल्ट आने दीजिए, एग्जिट नहीं एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा कि इन लोगों की बातों को कैसे जनता ने नकारा है। हो गया ना राम सागर जी, हो गया। आपने आरक्षण की यहाँ पर बात की, आपने कहा कि भाई जाति के आधार पर तो मिली नहीं, धार्मिक आधार पर तो मिली नहीं। ओबीसी का आरक्षण इन लोगों की सरकार जहाँ थी, उन लोगों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम इन लोगों ने किया था। दलितों का आरक्षण छीनने का, ओबीसी का छीनने का, ये किए क्या? ये केवल पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया था जब लालू सरकार में थे। तब जब यूपीए सरकार में थी तब संवैधानिक दर्जा भी पिछड़ा वर्ग आयोग को बीजेपी नहीं दिया। और बीजेपी नहीं, पिछड़ों को आरक्षण जब चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार में हम रहे, चाहे बीपी सिंह के सरकार में रहे, हम लोग ही जब सरकार का समर्थन करते रहे हैं, तभी पिछड़ों को आरक्षण भी मिला है। आरक्षण देने का भी काम हम लोगों ने किया है पिछड़ों को। ठीक है, हो गया राम सागर जी। ये लोग तो छीनने का काम किया है, छीनने का काम, कर्नाटक में छीनने का काम हो गया। सर मतदान हो चुका, अब हम रिजल्ट का इंतजार करें। यही 2080 वाली बात कीजिएगा, यही सब बातें कीजिएगा। धर्म के आधार पर वो आरक्षण दे देंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, जो है आपका पिछड़ों का आरक्षण छीन के जो है मुसलमानों को दे देंगे, यही सब बोलिए क्या? टाइम निकल गया सर, और आप लोग गुस्सा में हैं। जनता को तो खबरदार करना पड़ेगा ना कि ये आगे क्या रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी क्या जहर बोल रहे थे, क्या जहर फैला रहे थे पूरे देश के अंदर, हम देखे नहीं क्या? उनकी सरकार इतने साल रही है और कहते थे कि कितना आईएएस है, कितना आईपीएस है। 70 साल आपकी सरकार थी। राम सागर बोलिएगा, आप बोलिए ना आपने। अब प्रदीप जी को बात पूरी करने दीजिए। प्रदीप जी बात पूरी कीजिए अपनी। राम सागर जी, आदरणीय राम सागर जी, मैं महागठबंधन में किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक? मैं भी नहीं, मुझे पता है। हाँ, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं कहा कि कुछ कमियां हमारी राजनीति में रही हैं, तो उसको ठीक करके फिर हम उतरेंगे। वही बात मैं बता रहा हूँ, मैं केवल वही बातें कि हमारी कमियों को आप राम सागर जी, मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं केवल वही बातें दर्शकों के सामने और आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं जो मुझे पॉइंट 0 पर मुझे दिखा और आम लोगों को भी दिख रहा है। आम लोगों को आपने कहा, जैसे इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे ना कि स्थानीय प्रत्याशियों के खिलाफ कितना ज्यादा आक्रोश था इस बार। कई प्रत्याशी बीजेपी के भी सांसद हैं उसमें, और उसमें जदयू के भी सांसद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के तो केवल ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि सवाल जवाब जनप्रतिनिधियों से किया जा रहा है, ये अच्छा चीज हो रहा है। राम सागर जी सही है, लेकिन मुझे मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करता, आप अपने बारे में बोल लीजिएगा, लेकिन मुझे विषय रखने का अधिकार है। चलिए ठीक है। अब मैं फ्री करूंगी यहाँ पर राम सागर जी और देवजानी मित्रा को। इन्होंने अपना एक प्रायर कमिटमेंट बताया था, इसलिए इनको फ्री करती हूँ। थोड़ी गंभीर चर्चा कर लेते हैं और यहाँ पर पार्टी से ऊपर उठकर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जी बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ जो है यहाँ पर और भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और बताएं, अहम बात यह है कि एग्जिट पोल का डाटा सामने आ चुका है और अब हम नतीजों की बात करेंगे 4 तारीख को, लेकिन फिलहाल हम एग्जिट पोल के डाटा पर चर्चा कर रहे हैं। संतोष सर भी वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले संतोष सर का रिएक्शन लेते हैं। संतोष सर, फिलहाल जो एग्जिट पोल का डाटा सामने आया, लग रहा है कि ये फाइनल रिजल्ट के करीब है, ऐसा ही कुछ होगा, या आपका आकलन एनालिसिस क्या कहता है? बोलिए सर। संतोष सर, आवाज आ रही है?
चलिए सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी भी जुड़ गए। सर आपको क्या लग रहा है अभी जो हम देख रहे हैं, अगर हम इसको नैरो करें थोड़ा सा, डाटा सारे डाटा को नैरो करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि 30-32 सीट जो है यहां पर एनडीए को सभी एग्जिट पोल एवरेज निकालकर अगर हम देखें तो एनडीए को मिल रही है। 6-7 सीट हो सकता है महागठबंधन इंडिया अलायंस को मिल जाए और एक आध जो है निर्दलीय जीत जाए। क्या कहना है आपका, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ऐसा ही होगा 4 जून को, या जो है एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई जो है वो और करीबी होगी? क्या लग रहा है बताइए। देखिए, कमोबेश रिजल्ट तो ऐसे ही रहेगा सुकन्या जी, लेकिन इसके कारणों में जाए अगर हम लोग, तो अगर किसी तरह की बात करें, जैसे तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी ने 2-2 बार मौका दिया कि आप जनता के बीच में रहें, तो वो ठीक कर रहे थे, लेकिन वो अपने पिताजी के फुटस्टेप पर जाने पर उनकी जो स्टाइल, मिमिक्री करना, वैसे बोलना, मुरट्ठा कर लो, तुम ये बांध लो, लाठी पिलावन कर लो, इससे उनको दिक्कतें आई। नहीं तो उनको एक काफी एज मिला हुआ था, और लेकिन ये 32 तक एनडीए सिमटेगी। कारण देखिए स्पष्ट है कि नीति की मोदी जी, मैं पहले भी बताया था, हम लोग चैनल पर डिस्कशन करते थे, तो मोदी जी की लहर है, जो मोदी बीजेपी के उम्मीदवार से लोगों को नाराजगी है, लेकिन मोदी जी का लहर है। अब मोदी के लहर से +5% वोट में इजाफा है, लेकिन नीतीश जी से उतने नाखुश हैं और -7% का है, तो -2% का एनडीए को, बीजेपी को जेडीयू के साथ जाने से हुआ है। ये 7% की जो बात कर ले, हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं, सिंपल 7% की बात कर ले, तो 3% जो फेल शराबबंदी कानून से अफेक्टेड लोग हैं उनके कारण है, वो किसी कीमत पर नहीं देंगे। 3% एंटी इनकम्बेंसी है, और नीतीश जी के जो पलटासन से लोग जो आहत है उस कारण से है, और नीतीश जी के व्यक्तिगत छवि जो पीछे गई है उस कारण से है। और 1% जो माइनस कर ले, ये मास्टर लोग हर जगह है, उनका फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट है पेरिफेरल वोटर से। मास्टर लोग अभी जो हैरेसमेंट फील किए हैं कि जो रोजगार देने का जो पॉजिटिव होता वो पॉजिटिव नहीं होकर के मास्टर लोग नेगेटिव कर रहे हैं, तो -7%। और अगर -2% का अगर हम देख लें तो सीट में आने पर करीब वही 8 से 10 सीट की घाटा होता है। ये सिंपल ये परसेंटेज पर देख लें। इसके अलावा अगर आप देख लेंगे यहां पर, तो जो कुछ सीटें जेडीयू, जो भाजपा के दबाव, जेडीयू भाजपा को दबाव देकर के वो सीट ले ली आपको शिवहर का, वहां से रमा देवी को का टिकट कटा, तो जो बनिया लोग हैं वो लोग नाराज हुए। पिंटू जी सीतामढ़ी में थे बगल में, वहां भी टिकट कटा, वो नाराज हुए। लेकिन अमूमन बनिया का वोट एनडीए को गया, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देख रहे हैं, वो रमा देवी और पिंटू जी को नहीं देख रहे हैं, इसलिए वहां पर वोट का बिखराव नहीं हुआ। लेकिन अंदर से वो उत्साह वो कम हो गई, सीटों के बंटवारा में लेकर था। और आरजेडी ने सीटों का बंटवारा काफी टैक्टफुल किया। आरजेडी कंफ्यूज कराने के लिए जो एनडीए का और जेडीयू का जो कोर वोटर, जो कुशवाहा वोटर है, जो दोनों का कोर वोटर था, उसमें 6 टिकट बांटे। 6 टिकट बांटने से कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन फैली और कुशवाहा मतदाता बहुत जगह कंफ्यूजन हुआ, जिसका नतीजा है कि औरंगाबाद में भाजपा हो सकता है सीट न ले सके, क्योंकि कुशवाहा मतदाता ने वहां पर जाकर वोट दिया महागठबंधन को। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए अगर पवन सिंह के खड़ा होने पर जो भाजपा ने इतने देर से एक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव गया कि भाजपा ने उसको सेट किया है ताकि राजपूत मतों का बिखराव हो और उपेंद्र कुशवाहा जी को हानि हो। तो इससे कुशवाहा मतदाता में जो उदासीनता हुई, वो अगल बगल के आप देख लें काफी क्षेत्रों में आरा हो, ये हो, वो जहां राजपूत लोग कैंडिडेट थे वहां दिक्कतें आई। तो इन सब चीजों से जो 8-10 सीट का है, लेकिन मोदी लहर है। मोदी लहर में जो आप देश देख रहे हैं, बिहार वैसा साथ में नहीं दिया, लेकिन हाँ बिहार का जो है वो तो 30-32 सीट भी कम नहीं होता, मोदी लहर में है। और बिहार में एनडीए को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब एनडीए के साथ जेडीयू थी तब बोचहा चुनाव भाजपा हार गई थी, आपको स्मरण होगा, बोचहा चुनाव हार गई थी। और वही अगर मान लीजिए हम बीजेपी अलग हो गई अगर जेडीयू से, तो 3 उपचुनाव हुए थे, उसमें 2 में भाजपा जीती अकेले अपने दम पर, और जो एक मोकामा में जो कभी खड़ा नहीं हुई थी भाजपा,
वो भाजपा खड़ा हुई तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ पे आपस में ठीक करनी जरूरत। ठीक है, संतोष सर भी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए। संतोष जी, आपको क्या लग रहा है अभी जो एग्जिट पोल का डाटा दिखा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि 32 के आसपास सीट एनडीए के खाते में जाएगी, 6-7 जो है महागठबंधन या इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी और एक आध निर्दलीय जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, जब 4 जून को फाइनल रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट कमोबश ऐसा ही रहेगा या बड़ा उलटफेर वहां आप देख रहे हैं? बताइए। देखिए, सवाल सुकन्या मुझसे सवाल ये है ना? जी जी संतोष सर आपसे ये बोलिए ना। देखिए सुकन्या, जो म्यूट हो गए सर, अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। कि ज्यादा होगा और शायद की जो चीजें डॉक्टर कह रहे थे, एक बात हम पूरे